हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। हम इस समय पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आज हमें पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। क्या पढ़ना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च के बारे में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी साबरमती से। कहाँ से की थी? साबरमती से की थी। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम पर नमक कानून तोड़ा था। कहाँ पर? वेदारण्यम पर। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था किसने? श्री राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील की दूरी तय की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च का गंतव्य क्या था? ये था गुजरात राज्य। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का प्रमुख कारण था। बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? J.M. सेनगुप्ता ने। वह आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ दांडी यात्रा अहिंसक विरोध किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। वह आंदोलन जिसका आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह कार्रवाई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी, वो है दांडी यात्रा। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी। कितनी मील की? 240 मील की। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। कब? वर्ष 1930 में। गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोधी दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? दांडी मार्च के साथ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था सन 1930 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाने जाने के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। क्यों? क्योंकि नमक पर उस समय कर लगा दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था अब्बास तैयब जी ने। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, उनका नाम है वेब मिलर। क्या नाम है? वेब मिलर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 से 3 बार देखेंगे, तो अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो गलत होने के चांसेस 0% रहेंगे। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ये थे यरवदा जेल में थे। कौन? महात्मा गांधी। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? ये कहा था गांधी जी ने दांडी यात्रा में। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, वो कौन सा राज्य था? गुजरात था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंध है?
ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है कहाँ पर? नौसारी जिले में स्थित है। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्ष 1930 में। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। सभी 3 गोलमेज आंदोलनों के सम्मेलन में भाग लिया था किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, बी.आर. अम्बेडकर ने। वह बात जो 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किए गए थे। कब? वर्ष 1931 में। वह भारतीय महिला जिसने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था सितंबर 1931 में। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन पर लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। कितनी मांगों को? 11 में से कुछ मांगों को स्वीकार किया गया था। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ पर ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? एस.सी. बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन और गांधी दो महात्मा कहा था। किसने? इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पॉल ने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता। पूना समझौता 1932 पर हस्ताक्षर किए थे किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौते पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को पूना समझौता के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता था। पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या कहा था? क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे इसके अध्यक्ष। महात्मा गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह किसने कहा? ये कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी।
जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं के भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की किससे? इलाहाबाद में की थी। 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव खोजी जा सकती है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से खोजी जा सकती है? कराची प्रस्ताव से। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन एक है? यह है जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, वो अधिवेशन था लखनऊ में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है किसे? जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। वह घटना जिसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, कौन सा है? सीधी कार्यवाही दिवस। प्रांतीय चुनाव 1936-37 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी? 28 महीने थी। कितनी अवधि थी? 28 महीने की। प्रांत वह जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहाँ नहीं बनाई थी? बंगाल में नहीं बनाई थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था किसे? रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब हम कुछ पढ़ेंगे क्वेश्चन देसी रियासतों का संघर्ष के बारे में। भारत की स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त की गई थी। कितनी थी? 5 रियासतों को मान्यता प्रदान की गई थी। देसी राज्यों में से यथावत समझौते पर पक्षधर कौन था? देसी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। भारत के देसी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है किसे? सर जॉन सोर को। देश में 526 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को। किसका श्रेय दिया जाता है? देश के 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को दिया जाता है। ये एक नया नाम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था चौधरी रहमत अली द्वारा। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यवाही परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किसने किया था? अगस्त प्रस्ताव ने किया था। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी थी। कौन थे? विनोबा भावे। ये क्या एक पहले सत्याग्रही थे और इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। आजाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे, BC दत्त जुड़े नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरे स्थान पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी
पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन आया था। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाव और नेवर के रचयिता कौन है? चौधरी रहमत अली। महाराष्ट्र राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना घर भारत को बना लिया था। किसने? महाराष्ट्र राज्य में पोलिश शरणार्थियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना घर भारत को बना लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।